नमस्कार दोस्तों, सप्ताहांत कथा कविता पाठ में आप सबका स्वागत है। कल कुछ गज़लें सुनाई गईं और आज कहानी का क्रम है। और कहानी का ये क्रम आज बहुत सुरीला क्रम है, क्योंकि आज मैं जिनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ उनका संबंध आवाज़ से है। वो आवाज़ की दुनिया से आती हैं और आवाज़ की वो दुनिया जहाँ केवल आवाज़ ही हमारे तसव्वुर में होती है, हमारी कल्पनाओं में होती है, और उस चेहरे को हम आवाज़ से जानते हैं। रेडियो के जो उद्घोषक हैं उनकी आवाज़ें हमारे दिमाग में, हमारी स्मृतियों में, हमारे जहन में इस तरह से बसी हुई हैं कि अगर आज की तारीख़ में भी हमें कोई बहुत पुराने किसी उद्घोषक की आवाज़ सुनाता है तो हम एकदम पहचान लेते हैं कि अच्छा, ये तो उनकी आवाज़ है। रेडियो हम सब का नॉस्टैल्जिया है। रेडियो हम सब की स्मृतियों में बसा हुआ वो सबसे सुरीला अंश है, जहां हम बार बार पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि वो कैसा समय था। और रेडियो के वो उद्घोषक, रेडियो के वो न्यूज़ रीडर्स, और वो एक पूरी दुनिया थी जो आवाज़ के द्वारा हम जिनको जानते थे और जानते हैं। रेडियो से रेडियो से जो रिश्ता है वो रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे संसाधनों से इधर उधर से घूम फिर कर हम वापस लौट आए हैं रेडियो की तरफ, क्योंकि रेडियो हमारे अकेलेपन का सबसे अच्छा साथी होता है। तो आज जो मैंने कहा कि आज जिन कहानीकार की कहानी को मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो रेडियो से ताल्लुक़ रखती हैं। उद्घोषक हैं, रेडियो पर उद्घोषक हैं, विविध भारती पर उद्घोषक हैं। और अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो विविध भारती की सबसे लोकप्रिय उद्घोषक हैं। विविध भारती पर उनका एक कार्यक्रम आता है रेडियो सखी के नाम से, और रेडियो सखी के नाम से वो कार्यक्रम इतना मशहूर, इतना मकबूल हुआ है कि अब उनके नाम के आगे भी रेडियो सखी लग चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं रेडियो सखी ममता सिंह जी की बात कर रहा हूँ, जिनकी कहानी का आज पाठ किया जाना है। वो एक जिसे कहते हैं आवाज़ की दुनिया की वो मुसाफिर हैं जिनके जो हम कदम हैं वो भी आवाज़ की दुनिया के बहुत मकबूल नाम हैं, यूनुस खान साहब। और दोनों पति पत्नी विविध भारती में हैं। और मुझे एक बार बहुत लंबी महफिल मुंबई में उनके साथ जमाने का अवसर मिला। यूनुस भाई थे, ममता जी थीं, और छोटा बच्चा जादू था उस समय, अब तो जादू शायद बड़ा हो गया होगा। तो यूनुस खान साहब को सुना है हमने, कितने बरसों से हम छाया गीत सुनते आ रहे हैं और यूनुस खान साहब की आवाज़ सुनते आ रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि आज मुझे रेडियो की एक बहुत जिसे कहते हैं बहुत गुणी उद्घोषिका, आवाज़ की दुनिया की एक सितारा उद्घोषिका की कहानी पढ़नी है। तो निश्चित रूप से मैं कैसे पढ़ता हूँ इसको लेकर सबकी नज़र रहेगी, और विशेषकर जब वो जो उद्घोषिकाएँ हैं वो सामने बैठकर सुन रही होंगी, ममता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो तब थोड़ा सा नर्वस होना स्वाभाविक है। लेकिन कहानी की जो सबसे नई पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व ममता सिंह जी करती हैं। सबसे नई पीढ़ी से मेरा मतलब यह है कि जो पिछले 7-8 सालों में जो एक और नई पीढ़ी सामने आई है, बल्कि ये कहें कि पिछले 5 से 6 सालों में जो नई पीढ़ी सामने आई है वो उसका प्रतिनिधित्व करती हैं ममता सिंह जी। और मेरे जैसे लेखक जो उनसे पिछली पीढ़ी के हैं वो देखते हैं कि इस नई पीढ़ी ने भी आने के साथ ही बहुत अच्छी कहानियों से कथा क्षेत्र को बहुत समृद्ध किया है। ममता सिंह जी की कहानियाँ मैंने लगातार पढ़ी हैं और बहुत अलग तरह की कहानियाँ हैं, और इन कहानियों के विषय बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने चुने हैं और बहुत अच्छे से उन विषयों का निर्वाह किया है। तो ये ज़रूर है कि उनकी कहानियों में होता है, उनकी कहानियों में रेडियो होता है, उनके कहानियों में शास्त्रीय संगीत होता है, और उनके कहानी संग्रह का नाम भी राग मारवा है जिसमें से मैं कहानी पढ़ रहा हूँ।
वो आवाज़ की दुनिया से आती हैं, वो सुरों की दुनिया से आती हैं। यूनुस भाई, यूनुस खान साहब को जब हम सुनते हैं तो उनका शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, फिल्मी संगीत को लेकर उनकी जानकारी ऐसी है कि अद्भुत है। और हम जब भी कोई गाना सुनना चाहते हैं तो यूनुस खान साहब को याद करते हैं कि ये गाना बचपन में कभी सुना था, अब फिर से सुनना है। तो आवाज़ की दुनिया की ये दोनों मुसाफिर हैं, और ये दोनों मुसाफिर इतने सुरीले मुसाफिर हैं कि जहाँ जाते हैं, जिससे मिलते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। मुंबई में एक साहित्यिक गोष्ठी में वो छोटी सी मुलाकात, उसके बाद उनका बहुत आदर के साथ मुझे और मेरे साथ के लोगों को अपनी कार में छोड़ने जाना, और वो सब चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप फिर उसके बाद जीवन भर नहीं भूलते हैं। ममता सिंह जी की कहानियाँ बहुत एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह पर इधर कथा साहित्य में आई हैं, और निश्चित रूप से इस तरह के हवा के झोंके जब कथा साहित्य में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। इस कथा संग्रह पर जो राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित होकर आया है, और इसमें उनकी राग मारवा, गुलाबी दुपट्टे वाली लड़की, जनरल टिकट, फैमिली ट्री, आवाज में पड़ गई दरारें, धुंध, आसमानी कागज, सुरमई विदाई, पानी पे लिखा खामोश अफसाना और आखिरी कॉन्ट्रैक्ट, ये कहानियां हैं। ये सब कहानियां मैंने पढ़ी हैं और बहुत अच्छी कहानियां हैं। इन पर मैं रिव्यू करना चाहता था, लेकिन बीच में समय की कुछ ऐसी व्यस्तताएं हो गई थी कि मैं नहीं कर पाया, पर निकट भविष्य में इन कहानियों पर अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन आज तो मैं आपको इस कहानी संग्रह में से एक कहानी सुनाना चाहता हूं। हालांकि सारी कहानियां मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन एक कहानी जो मुझे उसके अलग तेवर के कारण पसंद आई है वो सुनाना चाहता हूं। ममता सिंह की कहानी फैमिली ट्री। सुनिए। दरवाजे के पास पहुंचकर याद आया, मनु की ड्राइंग बुक खरीदना भूल गई। मनु को लेकर फिर जाना पड़ेगा। कौन जाए 10th फ्लोर से नीचे? अमन से कहूंगी, वही ले आएंगे। हालांकि मनु नाराज तो जरूर होगा, सोचते हुए श्रेया लिफ्ट से बाहर आ गई। दरवाजा खुलते ही मनु पर्दे के पीछे छिप जाता है। श्रेया ढूंढने का अभिनय करती है। मनु उसकी गोद में बैठता है, गले लगता है, और फिर शुरू होता है श्रेया के सवालों का टेप रिकॉर्डर। बेटा, टिफिन फिनिश किया? स्कूल में आज टीचर ने क्या पढ़ाया? कौन सी एक्टिविटी हुई? डांस या ड्राइंग? फिर श्रेया लंबी सांसें भरती हुई किचन में चली जाती है। मशीन की तरह मनु का दूध तैयार करना, उसका होमवर्क करवाना, उसे पार्क में ले जाना और फिर डिनर करवाना। अमन के घर लौटते ही उन्हें दिन भर का ब्यौरा देना, जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाकर मनु को सिलाकर यंत्रवत बिस्तर पर पड़ जाना, पड़ते ही गहरी नींद में सो जाना, और सुबह के लिए बचे हुए काम सपने में निपटाना। यही है श्रेया का रूटीन। लेकिन आज का दिन काफी उलट है। घर पर अमन पहले से ही मौजूद है, फिर भी मनु का मूड ऑफ है। अमन अपने काम में तल्लीन हैं। उनकी उंगलियां कंप्यूटर पर ऐसे चल रही हैं जैसे कैसियो कीबोर्ड पर किसी गाने की धुन बजा रहे हों, और मनु सोफे पर चुपचाप बैठा है। क्या हुआ बेटा? पूछते ही मोटे मोटे आंसू झरने लगे। श्रेया ने मनु को गोद में लिया तो वो रोते हुए बोला, कल से मैं काकी के यहाँ नहीं जाऊंगा। पापा से कहना वो ऑफिस से जल्दी नहीं आए। उन्होंने मुझे डांटा, काकी ने भी डांटा, सब लोग मुझे डांटते हैं, यहां तक कि टीचर ने भी डांटा। आप रोज बोलती हो ऑफिस से जल्दी आओगी, खूब सारी छुट्टी लेकर दिन भर मेरे साथ रहोगी, लेकिन आप झूठ बोलती हो। आप बार बार अपना प्रॉमिस तोड़ती हो। आपने 5 डेज बोला कि आप जल्दी आओगी, पर आप नहीं आई। पार्थ की मम्मा उसे रोज पार्क ले जाती हैं। आपने तो मुझे आज फोन भी नहीं किया। जब मैं काकी के यहाँ रो रहा था तो मैंने आपको बुलाया, मम्मा मम्मा, तो आपने क्यों नहीं सुना? आप आई क्यों नहीं? बेटा, मैं तो ऑफिस में थी। आपने काकी से फोन करने के लिए बोला होता ना। कल से आ जाऊंगी जल्दी, प्रॉमिस। मनु श्रेया के सीने से चिपक कर देर तक सुबकता रहा। श्रेया की आंखों में सुरमई बादल छा गए और नन्ही नन्ही बूंदें गालों पर ढुलक आईं। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, इतना जज्बाती। बेटा, लेकिन क्या हुआ जो आप मम्मा से इतने नाराज हो? शिवाली ने मुझे मारा तो मैंने भी उसे मारा। वो मुझे रोज मारती है। लेकिन वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ, लेकिन वो मारती है फिर खेलती है। आज मैंने भी उसे चटाक से मारा, फिर काकी ने भी मुझे मारा और डांटा भी।
शिवाली को मैं अपने सारे खिलौने दे देता हूं, फिर भी वो मुझसे कट्टी करती है और फिर डांट भी खिलवाती है। शिवाली को भी तो मार पड़ी होगी ना? कोई बात नहीं, काकी बड़ी हैं, धीरे से मार दिया होगा। प्यार भी तो करती हैं वो। नहीं, वो मुझे 0 प्यार करती हैं, शिवाली को 100 करती हैं। वो मराठी है ना, इसलिए। मराठी? बेटा, आप कैसी बात कर रहे हो? नन्ना मनु अभी से जाति पाति की बातें सीख रहा है। श्रेया के गले में जैसे कुछ अटक गया हो। मनु, ये मराठी वाली बात आपने किससे सुनी और जानी? वो राज भैया है ना, वो कह रहा था कि काकी मराठी है, इसलिए शिवाली और अदिति को ज्यादा लाड़ प्यार करती हैं। दोनों मराठी में बोलते हैं ना, इसलिए। मैं अब काकी के घर नहीं जाऊंगा, मुझे आप बेबी सिटिंग में डाल दो। काकी का घर ही तो बेबी सिटिंग है बेटा। नहीं, बेबी सिटिंग घर की तरह नहीं होता। वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहां खूब सारे खिलौने खेलने को मिलते हैं, वीडियो गेम्स होते हैं। मैंने कागज की इतनी सुंदर बोर्ड बनाई थी, पहाड़, पौधे, फूल, छोटा सा हाउस और प्लेग्राउंड बनाया था। पूरा ड्राइंग पेपर काकी ने कचरे में फेंक दिया। श्रेया बहुत देर तक बर्फ बनी बैठी रही। बच्चे के प्रति अपराध बोध से उसका मन भर आया था। अमन की आवाज ने तंद्रा तोड़ी। यूं सिर पकड़कर क्यों बैठी हो? बच्चे की बातों को ज्यादा तूल मत दिया करो। ऐसे करोगी तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। रिलैक्स। तुम्हें पता है क्या हुआ? हाँ, मैं सब सुन रहा था। तुम्हें क्या लगा मैं अपने काम में बिजी हूं? मेरा भी मन काम में नहीं लग रहा था ये सब सुनकर। लेकिन वर्किंग कपल के लिए पेरेंटिंग थोड़ी मुश्किल तो होती ही है ना डार्लिंग। बड़े शहरों के ज्यादातर बच्चे बेबी सिटिंग में पलते हैं। मनु कोई अनोखा नहीं है। थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी, मनु की भी और तुम्हारी भी। अमन की आवाज घने जंगल में होती किसी बारिश की तरह लग रही थी, जैसे एक लय सुर में गिरी जा रही हों बूंदें, जैसे पहाड़ों पर बसे घने जंगलों में तेज बारिश में बोलने वाले की आवाज बहुत मध्यम सुनाई पड़ रही है। इसी तरह अस्फुट सा लग रहा था अमन का बोलना। श्रेया के मन में इस समय चिंता के मेघ छाए हैं। ये जज्बात की ऐसी घटाएं हैं जो न बरस रही हैं न छट रही हैं मन के आसमान से। अगले दिन श्रेया उठी तो देखा मूसलाधार बारिश हो रही है। श्रेया का मन हुआ अमन का हाथ पकड़कर दौड़ कर जाए। सामने वाले बड़े से ग्राउंड में खूब भीगे, खूब छपाक छैया खेले इस छमाछम बारिश में। लेकिन इस रूमानी ख्याल के साथ ही ऑफिस याद आ गया। बॉस का ठूंठ जैसा सख्त चेहरा और साथ में कामिनी और मिसेस अडावटकर की तंज करती नजरें। देखा, ये आज फिर लेट आई और बॉस ने इसे कुछ न बोला, न मेमो थमाया। हम होते तो हमारा रेड मार्क जरूर हो जाता। क्या ऐश हैं इसके, अपने हुस्न से सबको रिझा लेती है ये। श्रेया के हाथ और फुर्ती से चलने लगे। जल्दी जल्दी अमन और मनु का टिफिन तैयार किया। अपना टिफिन और पानी की बोतल बैग में रखी। बहुत देर तक बस स्टॉप पर खड़ी रही। मनु की बस नहीं आई। क्या बात है, अभी तक बस नहीं आई? सोचते हुए पर्स से मोबाइल निकाला। 1 घंटे पहले स्कूल से आया मैसेज था, रेनी डे, स्कूल क्लोज्ड टुडे। आज फिर मनु को काकी के यहाँ रहना पड़ेगा। आज फिर शाम को उसकी तमाम शिकायतें सुननी होंगी। उफ, मनु और घर की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। दोहरी तेहरी जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो पस्त होने लगी है। ऑफिस में आज बहुत काम है, लेकिन कुछ काम पेंडिंग में डालकर श्रेया जल्दी निकल पड़ी और भी बहुत सारे लोग जल्दी निकले। बारिश आज कहर ढा रही है। उफ, इतनी डरावनी बारिश। सुनने में आया है कि कहीं बादल फट गए हैं। सेंट्रल और हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन बंद हो गई हैं। वेस्टर्न की स्लो चल रही हैं। हे भगवान, स्लो लोकल चलती रहे, बंद ना हो। मुझे 5-10 की लोकल किसी तरह मिल जाए। मेरा मनु इंतजार कर रहा होगा। आज अभी ही अंधेरा सा छाने लगा है। चर्च गेट पर इतनी भीड़ मानो पूरा शहर प्लेटफॉर्म पर समाया हो। अनाउंसमेंट हो रही थी। ट्रैक पर जल भराव के कारण फास्ट गाड़ियां बंद हैं। 5 बज रहे हैं, पर इंडिकेटर पर 4:20 की स्लो लोकल लगी है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से आउटर की ओर नजर डाली तो देखा एक के पीछे एक ट्रेनें खड़ी हैं। गाड़ियां रुकी हैं, फिर भी लोग बैठे हैं इस इंतजार में कि ट्रेन चलेगी और गंतव्य तक पहुंचेंगे। श्रेया चुपचाप 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी
विरार स्लो लोकल में बैठ गई। उसे मिली 4th सीट, यानी लटक कर बैठना। अनाउंसमेंट हुई और ट्रेन चल पड़ी। औरतों ने गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगाया। इतनी भीड़ की महिलाएं एक दूसरे पर गिरी जा रही हैं। नियमित रूप से ग्रुप में चलने वाली महिलाओं ने अंत्याक्षरी खेलना शुरू कर दिया है। बैठी हुई कुछ औरतें रोज की तरह ग्वारफली तोड़ने लगीं और मटर छीलने लगीं। भेल सींग दाने बिकने लगे। ईयरिंग, हेयर क्लिप, रूमाल बेचने वालियों ने अपनी बास्केट औरतों के हवाले की और इत्मीनान से बाहर की ओर बैठ गईं। ये मुंबई लोकल ट्रेन के लेडीज कंपार्टमेंट की खासियत है कि रसोई, खरीदारी, ऊँघना, बतियाना सब निपट जाता है। पहर ढाने वाली बारिश अभी भी जारी है। ट्रेन में सवार लोग गर्मी और उमस से बेहाल हैं। रेल की पटरियों के किनारे किनारे पानी जमा हो गया है जो अब पटरियों पर आ रहा है। अनाउंसमेंट हुई कि आगे पटरियों पर पानी भर जाने से गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। श्रेया का मन बेचैन हो उठा। अब क्या होगा? मनु कैसे रहेगा? मोबाइल नेटवर्क जाम है। अमन से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। रोज की तरह व्हाट्सएप पर दोनों ने एक दूसरे को मैसेज किया था ऑन द वे, पर अब न नेट कनेक्शन न संपर्क। काकी, मेरी मम्मा कब आएंगी? आती होगी, लेकिन अब तो रात हो गई, बारिश भी हो रही है। क्या भीग कर आएगी मेरी मम्मा? पापा भी नहीं आए, वो तो आज जल्दी आने वाले थे। ये ले, अपनी गाड़ी ले और ये बिल्डिंग सेट, खेल थोड़ी देर, अभी आ जाएगी मम्मा। तभी मोबाइल बजा। काकी ने हेलो कहा। ट्रेन मुंबई सेंट्रल पर रुक गई है। फ़ोन कट गया। उसके बाद इधर से काकी ने कई बार फ़ोन ट्राई किया, उधर से श्रेया ने, पर संपर्क नहीं हो पाया। बेटू, तेरी मम्मा शायद नहीं आ पाएगी। मनु रुआंसा चेहरा लिए अपने आंसुओं को जब्त करता हुआ पूछ रहा था। क्यों नहीं आ पाएगी मम्मा? पाउस पड़ला। पाउस क्या होता है? बारिश समझता है ना? पानी गिर रहा है। वो देख विंडो से बाहर, कितना तेज बारिश है। बारिश के कारण गाड़ियां बंद हो गई हैं। वो गाड़ी में फंस गई है। मनु की आंखों के सामने चित्र कौंध गया जो उसने डीवीडी में देखा था। बहेलिये ने जाल बिछाया है, दाना डाला है और सारे कबूतर एक साथ फंस गए हैं। मनु सोचता है ट्रेन में कोई जाल लेकर आया होगा और मम्मा का पैर उसमें फंस गया होगा। पर मेरी मम्मा तो बहुत हिम्मती है, बहुत स्ट्रांग है, वो जल्द ही अपना पैर जाल से निकाल कर आ जाएगी। काकी, मम्मा ट्रेन में से निकल गई कि अभी भी फंसी होगी? फोन आया मम्मा का? बेटू, पटरी पर पानी भर गया है। तेरी मम्मा जिस गाड़ी में बैठी है वो बंद हो गई है, इसलिए मम्मी नहीं आ पाएगी। बारिश बंद होगी, गाड़ी चलेगी, तभी आएगी वो। तो क्या मम्मा आज ट्रेन में ही सो जाएगी? अब मेरे को क्या मालूम रे, लेकिन काकी, मेरी मम्मा को मेरे बिना नींद नहीं आती और मैं कहाँ रहूंगा? तू इधर ही रहेगा काकी के पास। लेकिन शिवानी तो चली गई, उसकी मम्मा की ट्रेन क्यों नहीं बंद हुई? बेटा, तू क्वेश्चन बहुत पूछता है, इतना नहीं पूछने का। काय माहिती, लहान पोरगा है कि आजोबा? मनु मायूस हो चुप हो गया। टिंग टोंग, बेल बजी। मनु दरवाजे की ओर दौड़ा। मम्मा आ गईं, पापा आ गए, लेकिन सामने दूध वाला खड़ा था। काका, है ध्या, कल दूध का टैंकर नहीं आएगा, इसलिए दूध नहीं मिलेगा। एक पैकेट और दे दो ना। नहीं काका, सबको देने का है। समझ गया, अब तू बाकी दूध जास्ती पैसे में बेचेगा साला। मुंबई पूरी रात जागती है। रात के किसी भी प्रहर खिड़की खोली जाए तो गाड़ियों की पी पों जरूर सुनाई देती है, लेकिन आज बिजली कड़कने और अनवरत जोरदार बारिश की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ नहीं। न्यूज़ चैनल सिर्फ बरसात की खबरों से भरे पड़े हैं। पूरी मुंबई जलमग्न है। बहुत सारी कारें, टैक्सियां, बसें और बाइक पानी में डूबी पड़ी हैं। कुछ लोग जिन्होंने पैदल चलकर घर पहुंचने का जोखिम उठाया, उनमें से कुछ तो रास्ते में हैं, कुछ लोगों ने कहीं पड़ाव डाल लिया और कुछ लोग नाले में पैर पड़ने से तेज बहाव में बह गए। टीवी की ये खबरें मनु भी देख रहा है और काकी से सवालों की बौछार कर रहा है। मासूम मन में डर की लहरें भी उठ रही हैं। कहीं इस प्रॉब्लम में मेरे मम्मा पापा भी फंस गए तो क्या होगा?
कहीं बैडमैन ना आ जाए। इतनी रात मेरी मम्मा अकेली होगी। मम्मा कहती है रात में अकेले घर से निकलो तो बैडमैन पकड़ लेता है। बाप रे, मम्मा को ठंड लग रही होगी, भूख भी तो लग रही होगी। मम्मा को कैसे फ़ोन करूं? काकी तो देगी नहीं अपना मोबाइल। पापा मम्मा अगर दोनों साथ में रहें तो मुझे टेंशन नहीं होगा बाबा। मनु के मासूम मन में तूफान सा मचा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। बेटू, तू सोचता भी बहुत है, बोलता भी बहुत है। सगड़े मूले झोंप ले, चल पटकन झोंप। मनु मन ही मन दोहराता है, पटकन झोंप, जल्दी सो जा। और खाना खाते वक्त बोलता है, मांडी घलाया चा, पालथी मोड़कर बैठो। पता नहीं काकी इस तरह क्यों बोलती हैं। रात के 11 बज गए हैं। काका टीवी चैनल बदल रहे हैं। काका, लायन बहुत ताकतवर होता है ना? आपको पता है लायन 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है। काका ने कोई जवाब नहीं दिया। काका, मेरी मम्मा कहती हैं मिल्क पीने से बॉडी में बहुत ताकत आती है। मैं तो बॉर्नवीटा डालकर 1 गिलास मिल्क पीता हूँ। क्या लायन भी मिल्क पीता है? कोई उत्तर न पाकर मनु ने सवाल दोहराया। काका के खर्राटों की आवाज आने लगी। बेटू, तू अब सो जा, देख तेरे काका भी सो गए हैं। काकी, मेरी चादर सिकुड़कर बॉल बन गई है और जमीन एकदम चिल्ड है, जैसे यहां पर आइस वाटर गिर गया हो। काकी ने चादर ठीक कर दी। मनु को बेड पर आराम से माँ के हाथ पर सिर रखकर सोने की आदत है, पर थके मनु की आंखें झपकने लगीं। बार बार अपना पैर और हाथ उठाता है। अस्फुट स्वरों में, मम्मा बेड पर सुलाओ ना, ठंड लग रही है। मम्मा पैर दर्द हो रहा है, पैर में तेल से मसाज करो ना। अपना पैर मम्मा के ऊपर रखने के लिए हवा में उठाता है और ठक से ज़मीन पर। हल्की सी आई झपकी टूट जाती है। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी कमरे में बिखरी है। टकटकी बांधे छत की ओर मनु देखता है। पंखे की परछाई छत पर पड़ रही है। पंखे में उसे तरह तरह की आकृतियां नजर आ रही हैं। डर के मारे मनु कस के मुट्ठी भींचकर खुद को अपने भीतर सिकोड़ लेता है। जब जबरदस्ती आंखें मूंदने की कोशिश कर रहा है। आंखें बंद करते ही सामने मम्मा पापा का चेहरा। मम्मा ने एक दिन गुस्से में कहा था, तुम बाप बेटे इतना तंग करते हो, एक दिन मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। कहीं मम्मा सच में मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई? काकी कह रही थी कि ट्रेन चलेगी और मम्मा आएगी, लेकिन कब चलेगी ट्रेन? कब आएगी मम्मा? हो सकता है मम्मा आकर बाहर खड़ी हो, बैल ना बजा रही हो कि मेरी नींद खुल जाएगी, क्योंकि खाने वाली आंटी को मम्मा बेल बजाने से मना करती हैं। बेल मत बजाना, मनु की नींद खुल जाएगी। अचानक मनु उठा, धीरे से दरवाज़ा खोला, धीरे धीरे बिल्डिंग के गेट की ओर कदम बढ़ाने लगा। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा पानी है। छप छपाक छपाक। ठंडे पानी से भीतर तक सिहर गया मनु, लेकिन अगले ही पल सिहरन खत्म हो गई और उसे रोमांच होने लगा। वाह, बहुत तेज आंधी चल रही है बाहर, इसलिए लाइट जा चुकी है, तो मैं एक वैकल्पिक लाइट में पढ़ूंगा अब आगे की कहानी। लेकिन अगले ही पल सिहरन खत्म हो गई और उसे रोमांच होने लगा। वाह, यहाँ तो स्विमिंग भी कर सकता हूँ। पत्थर की बनी बेंच पर वॉचमैन मस्त खर्राटे ले रहा है। कई अखबारों को जोड़कर चादर की तरह बिछा रखा है। मनु ने लटकते हुए अखबार का टुकड़ा धीरे से फाड़ा और नाव बनाकर तैरा दी। उलट पुलट होकर भीग कर नाव डूब गई। अरे बाप रे, कीड़ा! अपने पैर को उसने जैसे हवा में उठा लिया। हाथ तलवे तक ले जाकर छू कर देखा तो पाया कि पानी में तैरता पॉलीथीन उसके हाथ में फंस गया, जिसे वो कीड़ा समझ बैठा था। पॉलीथीन की बॉल बनाकर फेंकी जो दीवार के पास जा गिरी। तभी जोर से शू आई। किनारे की ओर जाकर शू पानी में मिल गई। इतनी चिंता और फिक्र में भी नन्हे मुन्ने को जोर से हंसी आई और गाना गाने लगा। वाओ, आज ब्लू है पानी पानी। कौन है? वॉचमैन करवट बदलकर बुदबुदाया। लगता है फर्स्ट फ्लोर वाला बच्चा है, रोज रात का नाटक है उसका। क्या मालूम क्यों रोता है साला, रात को सोने का, रोने गाने का नहीं। बारिश का शोर अब बूंदाबांदी में बदल चुका है। मनु के लिए सबसे ज्यादा खुशी का मौका है। नीचे भी पानी, ऊपर भी पानी। आज क्लाउड का सारा पानी नीचे आ गया है, फिर भी लगता है क्लाउड में पानी खत्म नहीं हो रहा है। क्लाउड ने इतना सारा पानी कहाँ रखा होगा? आने दो मम्मा को, उनसे कहूंगा एक दिन मुझे क्लाउड में ले चलो।
मुझे देखना है कि वहां पर कितना पानी है। खूब खेलूंगा, मजा आएगा। तभी जोर से बिजली कड़की। रोशनी से पूरी सड़क और बिल्डिंगें जगमगा उठीं। मनु के मुंह से जोरदार चीख निकली। मारे डर के उसका बैलेंस बिगड़ा और पानी में ही गिर गया। नाक में पानी जाते ही उसे घुटन सी महसूस हुई। बिजली गायब, फिर अंधेरा। लैंपपोस्ट की मध्यम रोशनी में दूर परछाई से दिखी। मनु घबरा कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा कि पानी में खेलते खेलते वो कहाँ चला आया है। कहानी को थोड़ा सा रोककर मैं बताना चाहता हूँ कि इस कहानी में जो दृश्य बन रहे हैं वो यहाँ जहाँ मैं कहानी पाठ कर रहा हूँ बाहर भी समान दृश्य बन रहे हैं। जबकि मैं जब कहानी पाठ के लिए आया था जब ऐसा नहीं था। बाहर बहुत तेज आंधी है, बरसात हो रही है और लगभग ऐसी ही स्थिति हो रही है जैसी यहाँ हो रही है। मैं एक छोटी सी लाइट में अब आगे का पढ़ूंगा और ये भी लाइट बंद हो जाएगी तो टार्च की रोशनी में पढ़ूंगा। चिड़ियों की चहचहाट बेरंग फिजा में रंग घोलने लगी है, जैसे मनहूस रात के बाद खूबसूरत भोर हो रही हो। एक चिड़िया बादलों को चीरती हुई उड़ गई जैसे रॉकेट। बारिश थम चुकी है। सड़क पर पानी भी अब कम हो चुका है। एकाध सफाई कर्मचारी साफ सफाई कर रहा है। पेड़ों की फुनगियों पर चिड़ियों का फुदकना शुरू हो गया है। रात की उदासी ढल रही है। भोर के उजास में चिड़ियों का गान फिजा में शहनाई के सुर घोल रहा है। चिड़ियों का एक जोड़ा मुंडेर पर आ बैठा है। चूं चूं करती है चिड़ियां जैसे मनु से कुछ कह रही हो। मनु दौड़ पड़ा उनके पीछे। ओ स्पैरो, जरा रुको तो, मेरी मम्मा को कहीं देखा है क्या? अभी तक वो आई नहीं। वही मम्मा जो सुबह सुबह रोज तुम्हें दाना खिलाती है। ओफो, तुम लोग मेरी मम्मा को पहचानती हो ना? आज तुम्हें दाना खिलाया क्या? भोर के उजास के साथ काकी की नींद खुली। हॉल में आई तो देखा मनु बिस्तर से नदारद। टॉयलेट बाथरूम में देखा मनु किधर है? सुबह सुबह लुका छिपी खेल रहा है। उफ, लड़का है या मुसीबत, एक धपाका लगाने का उसको। काकी की नजर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे की कुंडी खुली है। काकी सकते में आ गई, बाहर की ओर भागी। बिल्डिंग के गेट तक देख आई। कंपाउंड में पानी उतर चुका है। सड़कें भी अब नजर आने लगी हैं। बिल्डिंग के चारों ओर ढूंढ आई। गेट के बाहर निकली। इधर उधर नजर दौड़ाई, मनु कहीं नजर नहीं आया। हे मुलगा कुठे गेला? हे गणपति बप्पा, मैं इसकी मम्मी को क्या जवाब दूंगी? कांपते हाथों से काकी ने श्रेया को फोन लगाया। काकी, ऑटो में हूं, 10 मिनट में पहुंचूंगी, गाड़ियां चल पड़ी हैं। मनु नहीं मिल रहा है, ये खबर सुनते ही श्रेया जैसे गश खाकर गिर जाएगी। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसने फौरन अमन को फोन किया। अमन, श्रेया, काकी, काका, अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। मनु का कहीं पता नहीं चल रहा है। श्रेया ने पर्स से फोटो निकाली। थाने में लंबी लाइन है। लोग खोए हुए अपनों की रिपोर्ट लिखवाने की जल्दी में हैं। श्रेया, अमन के जितने जान पहचान के लोग थे सबको फोन किया गया। SMS किए, व्हाट्सएप पर मैसेज किया। श्रेया और अमन भूखे प्यासे पपड़ाए होंठ लिए बारिश की चिपचिपाती उमस भरी दोपहरिया में इधर उधर भागते रहे। कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि मनु कहाँ गायब हुआ है। श्रेया का मन कुविचारों का बीहड़ जंगल बन गया है। किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? कहीं वो दरवाजा खोलकर निकला हो हमें ढूंढने? चलते चलते कहीं मैनहोल में तो नहीं गिर गया? सियार उठी श्रेया के मन में और भी तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे हैं। रो रो कर पागल सी हुई जा रही है। अमन ऊपर ऊपर उसे धीरज बंधा रहे हैं पर अंदर से खुद टूट रहे हैं। इधर उधर भटकते हुए ये 6ठी-7वीं बार हुआ कि किसी बच्चे के पीछे श्रेया भागी और चिल्लाई, मनु मनु। नजदीक जाकर देखा तो बच्चा कोई और निकला। हर आते जाते राहगीर से दोनों पूछ रहे हैं। आसपास जान पहचान के जितने डॉक्टर, अस्पताल, नर्सिंग होम थे सब जगह छानबीन कर ली। काकी और काका भी अपने जान पहचान वालों से फोन करके पूछ रहे हैं। काकी लगातार इस गिल्ट में हैं कि उनके घर से मनु गायब हुआ है और श्रेया कहीं उन पर कोई इल्जाम न लगा दे। मेरे बेबी सिटिंग की कितनी बदनामी होगी। काकी, रात को बेल बजी थी? आपने कुंडी ठीक से लगाई थी? क्या आपका दरवाजा खुला रह गया था? इतना छोटा बच्चा दरवाजा खोलकर कैसे जा सकता है? आपके घर की चाबी किसी और के पास भी रहती है क्या? आपसे किसी की कोई दुश्मनी तो नहीं? इस तरह के अनगिनत बार श्रेया काकी से पूछ चुकी है। श्रेया सवाल करती है, मोबाइल उठाकर देखती है, अमन से पूछती है, कोई फोन तो नहीं है कि कोई फिरौती मांगे मनु के बदले? मोबाइल की आवाज बढ़ाए रखना। इस तरह की तमाम बातें श्रेया कहती है और खामोश होते ही रोना शुरू कर देती है।
उसकी आंखों से मनु का चेहरा हटता ही नहीं है। लग रहा है मनु पीछे से दौड़कर आया और बाहों में लटक गया। मम्मा मम्मा की आवाज़ से जैसे वो पागल हुई जा रही है। कभी उसे मनु का नवजात रूप दिख रहा है, उसकी गोद में सीने से लगा मनु। कभी बकैया चलता हुआ, कभी ठुमक ठुमक कर चलता साल भर का मनु, तो कभी बैग टांग कर स्कूल जाता मनु। कभी दौड़ता हुआ मनु, कभी मॉल के शोरूम में छिपा छिपी खेलता मनु, कभी हंसता हुआ तो कभी रोता हुआ मनु। अनगिनत रूपों में पूरी सड़क पर मनु ही मनु नजर आ रहा है। मम्मा, किसको एसएमएस कर रही हो? बेटा, मेरी एक फ्रेंड है। क्या नाम है उन आंटी का? रीना। कितनी बड़ी हैं? उनके घर में भी मेरे जैसा बच्चा है? नहीं बेटा, भगवान ने उसे नहीं दिया बच्चा। क्यों लेकिन? मम्मा, आपके पास मैं कैसे आया? बेटा, भगवान ने मुझे मनु गिफ्ट दिया। अच्छा, कैसे दिया? एक दिन मैं हॉस्पिटल गई और आप मेरे पास आ गए। तो क्या मैं स्मॉल बाबू जैसा था? हाँ बेटा, बहुत स्मॉल, छोटा सा, रुई के फाये जैसा, कोमल, नाजुक। तो आपने मुझे बहुत प्यार किया था? हाँ बेटा, बहुत। आप अभी भी वैसे ही प्यार करती हो मुझसे? हाँ बेटा। और पापा? वो भी। फिर मुझे आप काकी के यहाँ रोज रोज क्यों भेजती हो? बचपन में जब आप छोटी थीं, आपके मम्मी पापा आपको प्यार करते थे, आपके साथ खेलते थे? हाँ बेटा। क्या वो भी आपको काकी के यहाँ छोड़ते थे और काकी आपको डांटती थी, मारती थी, खेलने नहीं देती थी? उफ दादा बेटा, मनु को कैसे समझाएं कि हमारे बचपन के दिनों में नौकरी मजबूरी नहीं थी। उन दिनों सपने छोटे, वक्त और जिंदगी सरल हुआ करती थी। अपने शहरों में भरे पूरे परिवार और पास पड़ोस में बच्चे कब बड़े होते थे पता ही नहीं चलता था। तब बेबी सिटिंग का चलन नहीं था। अब स्कूल में रिश्तों को समझाने के लिए फैमिली ट्री बनवाया जाता है। हमने फैमिली ट्री की जिंदा शाखाओं को जिया है। श्रेया कई बार जज्बात की रौ में नौकरी से त्यागपत्र लिखकर फाड़ चुकी है। कहीं हमारी नौकरियों की वजह से मनु का बचपन तो नहीं छिन रहा है। चलो श्रेया, घर चलते हैं। अमन की इस आवाज ने श्रेया को विचारों के बियाबान से वापस लौटाया। कुछ खा लो, अपनी बिल्डिंग के लोगों से भी कहते हैं, उन्हें भी बताते हैं, शायद वो मदद करें। बिल्डिंग के गेट पर पहुंचते ही, कार का दरवाज़ा खुलते ही हमेशा मनु जोर से भागता है और लिफ्ट का बटन दबाने की होड़ लगती है। अगर पापा या मम्मा ने लिफ्ट का बटन दबा दिया तो मनु नाराज, कान पकड़कर सॉरी बोलना पड़ता है। तब मनु लिफ्ट में घुसता है। आज श्रेया ने अपने हाथों से लिफ्ट का बटन प्रेस किया। मनु, तू कहाँ है? अगर तू मुझे ना मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर बोझिलमल से दोनों लिफ्ट से बाहर आए। सामने सीढ़ियों पर कुछ दिखाई दिया। एक सीढ़ी पर बैठकर दूसरी सीढ़ी से सिर टिकाकर अधलेटा बच्चा। उसे क्या पता उसके मम्मी पापा उसके लिए कितने हैरान परेशान हैं। उफ, 10वें माले की वीरानी। किसी ने मनु को देखा होता तो आज उनकी यह हालत नहीं होती। वाह रे माया नगरी मुंबई। महीनों हो जाते हैं बिल्डिंग के लोगों से मिले। श्रेया के मुंह से जोरदार चीख निकली, मनु, मेरा मनु। मनु को आधे आधे अपनी बाहों में लिए वो जैसे एक काया बन गए थे। मनु की देह बुखार में तप रही थी। गालों पर आंसू की धाराएं सूखकर सफेद लकीरें बन गई थीं। नाक बहकर होंठों तक आई हुई थी। हाथ पैर एकदम निढाल। श्रेया के हाथों का स्पर्श पाकर वो जग गया, सिहर गया। नहीं मम्मा, नहीं, मत जाओ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मुझे नहीं जाना काकी के घर, वो मुझे डांटती हैं, मुझे डर लगता है, मुझे बैडमैन पकड़ लेगा। श्रेया पागलों की तरह मनु को प्यार करने लगी। श्रेया का रोना हंसना, खुशी गम, बोलना बुदबुदाना सब एक हो गए थे। मेरे मनु, तूने ये क्या किया? काकी के घर से कैसे निकला और यहाँ कैसे आया बेटा? कौन था मसीहा जिसने तुझे किडनैप किया और घर के सामने छोड़ गया? देखा अमन, भगवान ने मेरी सुन ली ना। ये भगवान ही है जो इसे यहाँ रख गए। श्रेया की इस तरह की तमाम बातें हवा में कहीं गुम हो गई थीं। सिर्फ
मनु का नींद और बुखार की अवस्था में बड़बड़ाना ही घर में गूंज रहा था। मम्मा, अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मुझे बहुत डर लग रहा था जब मैं अकेले आ रहा था। रास्ते में कोई बैडमैन नहीं मिला, नहीं तो वो मुझे पकड़ लेता और मुझे घर ही नहीं आने देता। मैं तो काकी से बिना बताए चला आया, अगर पूछता तो आने ही नहीं देती। मैं बहुत ब्रेव हूँ, आप मुझे डांटोगी तो नहीं ना? मैं इसीलिए अकेले बिना बताए आया, क्योंकि आप ऑफिस से घर आती और फिर वापस ऑफिस चली जाती, और फिर आपकी ट्रेन बंद हो जाती और रात हो जाती, अंधेरा हो जाता, आप फिर नहीं आती। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ दरवाजे पर बैठ जाऊँगा और जब आप आओगी तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। फिर आप कैसे छोड़ोगी काकी के यहाँ? मम्मा प्लीज़, आज से आप ऑफिस मत जाना। श्रेया ने मनु को सीने से चिपका लिया। अमन मनु का सिर सहला रहे थे। मेरा बातूनी मनु, तू इतना साहसी है, मुझे आज पता चला। मेरा बच्चा, बुखार में भी तू इतना बोल रहा है। आ गए हैं तेरे मम्मी पापा, तू अब घर में है मेरे बच्चे। बाहर फिर तेज बारिश शुरू हो गई है, पर श्रेया को अब ये बारिश सुखद लग रही है। ये कहानी राग मारवा कहानी संग्रह से ली गई कहानी फैमिली ट्री, जो ममता सिंह जी का कहानी संग्रह है। पिछले वर्ष 2018 में ये कहानी संग्रह प्रकाशित होकर आया है और 225 रुपये इसका मूल्य है। राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित होकर आया है और 160 पेज का ये कहानी संग्रह है। सारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं और सारी कहानियाँ जो मैंने कहा कि रागों के आसपास, संगीत के आसपास, ध्वनि के आसपास चलती हैं और बहुत अलग तरह की कहानी है। इन सब कहानियों को पढ़ते समय आप एक नई दुनिया की सैर करते हैं, एक बिल्कुल नई दुनिया आपके सामने खुलती है। इन सारी कहानियों पर कभी विस्तार से अलग से चर्चा करूंगा। आज तो सप्ताहांत में कथा कविता में ये कहानी पढ़ने का एक दौर था, तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई। अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और अब 3 मई बहुत अधिक दूर नहीं है, देखते हैं उस तारीख को क्या होता है, कितना लॉकडाउन खुलता है, कितना नहीं खुलता है। लेकिन जो लोग रेड जोन में हैं वो बहुत सावधानी रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए। अगले सप्ताह हम मिलते हैं कुछ किताबों के साथ और उनकी समीक्षा के साथ। नमस्कार।